देखिए बाबू, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन आपका फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में जाना जाता है, जो कि तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब कहा जाता है कि न्यूट्रॉन जो है ये एटम्स का तीसरा मौलिक कण के रूप में जाना जाता है। न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से सूचित करते हैं, ना कि कैपिटल N से। अगर आपको कहीं पे ऐसे दिखाई दे दे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये n नहीं होगा बल्कि नाइट्रोजन होगा। केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, स्मॉल के रूप में डिनोट किए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है आपका, जीरो। यानी जीरो कहने का मतलब शून्य, या तो न्यूट्रल कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं। आप देखते होंगे कि n के पावर में जीरो लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन का ये संकेत के साथ यहाँ पर चार्ज को दिखाया गया है, ठीक ना। अब कहा जाता है कि न्यूट्रॉन इज एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस विद प्रोटॉन। किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के साथ ही उपस्थित होता है। फिर कहा जाता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होते हैं, द्रव्यमान क्या होते हैं, तो 1.674 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 kg के रूप में आपके पास न्यूट्रॉन का मास होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किया था। यानी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में बताया कि ये हमारा जो न्यूट्रल पार्टिकल है, जो इधर उधर नहीं जा रहा है, न पॉजिटिव की ओर न निगेटिव की ओर, तो इसका मतलब है कि वो आपका न्यूट्रल पार्टिकल है। और वही न्यूट्रल पार्टिकल को क्या बोल दिया गया, न्यूट्रॉन बोल दिया गया। अब देखा जाए, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो होते हैं एक उदासीन मौलिक कण होता है। इस पे न प्लस का कुछ मतलब इफेक्ट पड़ता है, न माइनस का इफेक्ट पड़ता है। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। यानी किसी भी एटम में, गौर से सुनना, किसी भी एटम में उस एटम का जो एटॉमिक मास दिया हुआ रहता है, उसमें से हम प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या। फिर कहा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, आप इस तरीका से सूत्र लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जैसे समझ लो यहाँ पे कि न्यूट्रॉन के संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे आपको कह दे बाबू कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसका परमाणु भार 23 होता है, सोडियम Na होते हैं, परमाणु संख्या 11 होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जान रहे हैं कि 11 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जब इस सोडियम का निकालना है तो परमाणु भार कितना है, 23, तो 23 माइनस परमाणु संख्या 11 बराबर कितना गए, 12। तो ये आपका सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। अगर आपके पास कहता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0। न्यूट्रॉन की संख्या 0। ये हाइड्रोजन एक ऐसा आपके पास एलिमेंट होता है, एटम होता है, जो हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या 1 रखता है, समझ गए। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या 0 रखेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा हैवी हो जाता है आगे चल करके। जब जनरल कंपटीशन का तैयारी करोगे तब डायरेक्ट पूछता है 4 ऑप्शन में एक हाइड्रोजन ऑप्शन रहेगा और उसमें पूछता है कि इनमें से किस तत्व का न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। तो आप तुरंत बना दोगे कि न्यूट्रॉन के संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। चलिए, इस प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या जोड़ते हैं तो एटॉमिक मास निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए,
पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रॉन से रिलेटेड बातचीत किए थे, नहीं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए भी सीख गए थे। अब कहा जाता है कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था, वो समझ सकते हैं ऐसे जनरली वे में कि बेरिलियम के पत्थर पे अल्फा कण से प्रहार किया था तो न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, समझ गए। ये बात मोसले साहब ने भी सिद्ध किए थे और ये जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि बेरिलियम का एक पत्थर लिया और उस बेरिलियम के पत्थर पर अल्फा कण से प्रहार करता है तो वहां पर न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रल रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हो जाती है। अब यहाँ पर आता है आपके पास कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। अब डिफिनेशन क्या है आपके पास कि ये आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात बाबू यहाँ पे ये है कि आइसोटॉप्स क्या होता है, गौर से सुनिएगा दुनिया वालों। आइसोटॉप्स मतलब यहाँ पे आपका साफ साफ कह रहा है, आइसो कहने का मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है, और यहाँ पर टॉप्स कहने का मतलब साफ साफ कह दिया है कि परमाणु भार। टॉप मतलब परमाणु भार, ये समझाने के लिए बस बात हम बोल रहे, ऐसा होता नहीं है। अब देखिए कहता क्या है कि अगर हम आइसो प्लस टॉप से, आइसो प्लस टॉप से ये आपका आइसोटॉप्स बनाते हैं, ये आइसोटॉप्स बनता है जिसमें इस आइसो का मतलब होता है बराबर, इक्वल, और इस टॉप्स का मतलब होता है आपके पास एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, यानी कि वैसा एलिमेंट आपके पास, वैसा समान एलिमेंट आपके पास जिसमें एटॉमिक नंबर तो समान होता है, समान होता है, बराबर होता है, लेकिन आपका एटॉमिक भार अलग अलग होते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या भी सबका बराबर आ रहा है, समान एलिमेंट का परमाणु संख्या बराबर है, लेकिन परमाणु भार यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग आ रहा है ना। इसका मतलब कि ये किस तत्व का समस्थानिक आपके पास है, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि यही बात को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि such atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass are called isotopes। यानी वैसा दो या दो से अधिक समान तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो आपका अलग अलग हो। इसका 35 था, इसका कितना रहा है 37, तो ये क्लोरीन का समस्थानिक हो गया। फिर कहा जाता है कि आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन एलिमेंट आते हैं। तो ऑक्सीजन का समस्थानिक एक ऑक्सीजन 8 परमाणु संख्या होता है, लेकिन जब समस्थानिक की बात करता है तो आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि भैया ऑक्सीजन का एक 16 होता है एटॉमिक नंबर और एक का होता है कितना 18, जो समस्थानिक के रूप में जाने जाते हैं ये आपका 18। यानी कि जहां कहीं पर आप देखते होंगे C14 भी लिखा हुआ रहता है तो वहां पे लिख दिया जाता है कार्बन आइसोटॉप्स। कार्बन आइसोटॉप्स कहने का मतलब हुआ कि कार्बन का जो मूल रूप से एटॉमिक मास होते हैं वो 12 होता है, लेकिन उसका C14 का जो इस्तेमाल हम लोग किया जाता है आइसोटॉप्स के रूप में, और C14 आइसोटॉप्स का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विशाल आपके पास मतलब बहुत दिन का बना होगा कोई खंभा है या कोई मान लीजिए इमारत है, उसको एज पता करने के लिए हम लोग निकालते हैं क्या, C14 के द्वारा उसका आयु निकाला जाता है। या मार काट के कोई अंदर फेंक देता है, समझ गए, लाश को गाड़ दिया, समझ गए, अगाड़ने के बाद पता चला 20 साल के बाद कि उसको निकाला जाए, तो 20 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 महीना के बाद जब निकालते हैं लाश को तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करके पता लगाया जाता है कि वो लाश कितना दिन पहले मर्डर हुआ था उसका, यानी कितना दिन पहले उसको मारा गया, समझ गए। देखते हैं इसीलिए जब भी कोई इंसान किसी को मार देता है, मारने के बाद जो CID वगैरह में देखते होंगे कि उसके बारे में बता देता है कि भैया इसका जो लाश है 6 महीना पहले इस व्यक्ति का मर्डर हुआ था, तो 6 महीना पहले मर्डर CID देख रहा था, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक लेबोरेटरी में कहा जाता है केमिकल प्रोसेस के माध्यम से C14 का छिड़काव करके C14 टेस्ट से वो पता कर लेता है हड्डी वगैरह से कि उसका जो बॉडी है वो कितना दिन पहले मतलब मारा गया था या मरा गया था।
फिर कहा जाता है बड़ी बड़ी इमारत होती है जिसमें पता चलता है कि आपका इमारत 1500 ईसा पूर्व है, ये मतलब 500 ईस्वी में बनाया गया था, 1000 ईस्वी में बनाया गया था, 1500 ईस्वी में बनाया गया था। ये कब पता चलता है? जब हम उस इमारत पर कहा जाता है कि C14 का छिड़काव करते हैं, उस समय आपको वहां से उसका एज निकल जाता है। यानी कि पुराने समय में पुराने वस्तु को आयु पता करने के लिए C14 का छिड़काव किया जाता है या C14 का टेस्ट किया जाता है। तो उस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उसका आयु निकाल देते हैं। समझ गए? जैसे अभी मान लो कि आरती करें, क्या है जी? श्रद्धा। अभी श्रद्धा भरी है बेचारी के 2022 से 2021 में लपेट दिया था, 20 में, तो 20 में मार दिया था। अब बताइए उसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, तो उसको क्या करेगा? जहां है वो उसका बॉडी का पार्ट मिलेगा, उसको C14 का छिड़काव करके C14 टेस्ट करेगा और C14 टेस्ट करके उसमें पता चल जाएगा कि सही आदमी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उतना में मरा इसमें में कि नहीं मरा। समझ क्या चीज? कार्बन आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं। ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। आप टेम्परेचर पे आप इसको बदल सकते हैं, लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में और गैस के रूप में। अब देखा जाए तो इस प्रकार से कहा जाता है आइसोटोप्स नाइट्रोजन का। तो देखिए अगर कोई आपसे कह दे कि कार्बन का कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन का 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। समझ? ऑक्सीजन का कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं, 16 और 18। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। अब देखा जाए हाइड्रोजन का समस्थानिक कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, H1, H2, H3। H1 का नाम प्रोटियम होता है, इसको 2 लगा हुआ है इसलिए डाइट्रियम होता है, और 3 लगा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। एक वाला को प्रोटियम, दूसरे वाला को डाइट्रियम और तीसरे वाले को ट्राइटियम। ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे आइसोबार की बात करते हैं, यानी समभारिक। यहाँ पर देखो इसका नाम में ही आपका डिफिनेशन छुपा होता है। समभारिक यानी भार क्या होगा? बराबर। भार क्या होगा? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर, और भारिक मतलब भार। यानी कि आपके पास यहाँ पर समभारिक के रिस्पेक्ट में बताया है कि such atoms of different element having different atomic number but same atomic mass called isobar। यानी कि वैसा अलग अलग तत्व आपके पास हो, वैसा अलग अलग तत्व आपके पास हो जिसका परमाणु संख्या भी अलग अलग है, एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग है, लेकिन आपका परमाणु भार देखिए सबका क्या है? बराबर। तो इस प्रकार से इसको हम किस प्रकार की घटना में सम्मिलित कर लेते हैं? आइसोबार। आइसोटॉप्स भी एक प्रकार का घटना होता है, आइसोबार भी एक प्रकार का घटना होते हैं, आइसोटोन्स भी एक प्रकार का घटना होता है। अब कहा जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन, टोन्स मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आपका बराबर है। देखिए such atoms of different elements which contain the same number of neutrons are called isotopes। इसका मतलब हुआ कि आपके पास वैसा तत्व बोल सकते हैं कि वैसा अलग अलग परमाणु या तत्व जिसका परमाणु संख्या अलग हो, परमाणु भार भी आपका अलग हो, लेकिन आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर। तो देख लो न्यूट्रॉन की संख्या तो बताए किए थे, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे कितना आएगा? 8। यहाँ पर घटाओ 14 में से 7 जाएगा 8 और 16 में से 8 जाएगा 8। अच्छा नहीं तो यहाँ पे आपके पास आइसोटोप 15 बना जाएगा, 15 बना जाएगा। अब देखिए 15 बना जाएंगे। अब देखा जाए तो 8 और यहाँ पर आपका 8। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपके पास कि एक ऐसी घटना है जिसमें आपका डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक वेट है,
लेकिन आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या सब में क्या रहा है, बराबर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। अब उसी प्रकार से यहाँ पे एक आया नीचे में टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब है कि द स्पीसीज एटम और आयन। स्पीसीज मतलब होता है आपके पास कोई भी एटम ले सकते हैं, कोई भी आयन आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं, एटम आयन मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। अब देखिए द स्पीसीज एटम्स और आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि आपके पास यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। देख लो, मान लिया जाए आपके पास ऑक्सीजन में 8 होता है परमाणु संख्या, 8 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। 9 इसका होता है, एक ऐड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, 10। यहाँ पे 11 होता है ना सोडियम का, तो यहाँ पे एक घटा देंगे, यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन, 10, यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन, 10। यानी कि सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबका परमाणु संख्या, परमाणु भार भी अलग अलग है, सबका चार्ज भी अलग अलग है, फिर भी क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई दिक्कत? तो ये टॉपिक था जो कि आपको जरा सा याद करना पड़ेगा। ये सब रटने वाला जैसा चीजें नहीं रटोगे तो टेंशन में पड़ जाओगे, ठीक ना। सबसे पहली बात कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज ये दंपति क्यूरी ने, यानी कपल क्यूरी, हस्बैंड वाइफ दोनों जो थे ये खोज किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। समझ गए? अब यहाँ पर बताया जाता है कि which element is produced on self light and energy that called radioactive element। यानी कि वैसा तत्व जो अपने आप प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करते रहता है लगातार, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। जैसे में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप पढ़े हैं कि यूरेनियम होता है आपके पास, रेडियम आपके पास होते हैं, तो यूरेनियम जो आपके पास होता है इसमें से अपने आप कहा जाता है कि प्रकाश और ऊर्जा रिलेटेड। यानी कि वैसा एलिमेंट आपके पास होता है जो ऑफिस में बैठ दोबारा ना ऑफिस में बैठ हाँ तो चुप रहा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज कहा जाता है कि मैडम क्यूरी ने किया था यूरेनियम से रिलेटेड। देखिए ये यूरेनियम का उपयोग हम लोग बहुत आगे तक, यानी कि कैंसर का जो इलाज होता है उसमें डॉक्टर लोग ये यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यानी कि यूरेनियम एक ऐसा हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके माध्यम से कहा जाता है कि हम लोग आगे चल करके पेशेंट वगैरह को, रोगी जो कैंसर से रिलेटेड होता है, ये तो फिर कह सकते हैं कि उसके शरीर में कोई संक्रमण बीमारी होती है, तो संक्रमण बीमारी को खत्म करने के लिए इससे मेडिसिन बनाया जाता है और उस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है इसमें आपका कैंसर वाला बीमारी। अब देखा जाए रेडियम, ये रेडियम भी जो आपके पास ऐसे एलिमेंट होते हैं, ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि जनरली हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपके पास देखे होंगे बचपन में जो घड़ी पहनते होंगे भुकभुकिया वाला, उसमें अपने आप क्या होता होगा कि अपने आप ग्रीन येलो टाइप का एक लाइट जलते रहता था, यानी ग्रीन और जो येलो टाइप का जो कलर जलते रहता था, इसका मतलब साफ साफ है कि उस घड़ी के अंदर में देखते होंगे कि जैसे ही प्रकाश में, जैसे लाइट बंद करते हैं तो लाइट बंद करने के बाद उसमें से अपने आप प्रकाश निकलते रहता है। लाइट नहीं भी जलता है फिर भी आप समय बता देते हैं किसी इंसान को कितना समय आपका हो रहा है। इससे आपको पता चलता है कि घड़ी में जो लगा हुआ वो सब्सटेंस अपने आप जो लाइट निष्कर्षित करते रहता है वो आपका रेडियम होता है। रेडियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम लोग मिनिमम कम समय में इसको हम ज्यादा देरी तक रख सकते हैं बिना लाइट के। समझ गए? यूरेनियम जो हमारे पास होते हैं, अगर मान लिया जाए आगे आने वाला समय में हमारा कोयला खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, और देख लो कि धीरे धीरे हमारा पूरा दुनिया क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है एकदम मॉडर्न जमाना की ओर। अब मॉडर्न जमाना की ओर जब विस्तृत हो रहा है, लाइट का यहाँ प्रबंधन खत्म हो जाए, लाइट एकदम खत्म हो जाए, तो लाइट को बचाने के लिए, लाइट देने के लिए हम यूरेनियम को अभी बचा के हमारा सरकार रखे हुए है। यानी यूरेनियम जो हमारे पास है अभी भी, जो बड़ा बड़ा कंपनी है जो जिसको कोयला जहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रही है, तो वो कंपनी जो है अभी भी यूरेनियम से चलाई जा रही है, जो सरकारी कंपनी है।
यूरेनियम के पास इतना पावर है कि अगर आपके पास 10 ग्राम भी यूरेनियम मिल जाए तो 10 ग्राम यूरेनियम से आप कम से कम पूरा बिहार को नहीं तो बोल सकते पूरा पटना जिला को आप कम से कम 1 महीना तक लाइट दे सकते हैं। 1 महीना तक 10 ग्राम यूरेनियम से आप लाइट दे सकते हैं। इसका मतलब है कि इसको यूरेनियम को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाला समय में जो हमारे बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, उस समय कोयला हो सकता है कि खत्म हो जाए, बिजली का उत्पादन धीरे धीरे हमारा मतलब कि पानी से कम होने लगे। तो इस कारण से यूरेनियम को भी स्टोर करके रखा जा रहा है। बाद में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में, कैंसर के इलाज, अभी जो देखते थे पहले के जमाना में किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए वो व्यक्ति मर जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर खोज किया गया। एक एड्स बीमारी आया था जो कि अगर मान लिया गया कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, समझ गए, अगर कोई लड़की 5-6 लड़का के साथ सेक्स कर लेती है, अगर किसी लड़का को मतलब एड्स हुआ है तो हो जाता है 4-5 में फैल गया। चाहे कोई लड़का को एड्स हुआ है और मान लो 5-6 लड़की के साथ सेक्स कर लिया तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ जो भी सेक्स करेगा उसका चारों मतलब बोल सकते हैं कि कैंसर से या तो फिर एड्स से पीड़ित हो जाएगा। तो सभी बीमारी को खत्म करने के लिए यहाँ पर यूरेनियम नामक एक जो आपके पास कहा सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसका एप्लीकेशन किया जाता है। इसका सबसे खास यूज जो यूरेनियम का है, ये डॉक्टर लोग अपना प्रशिक्षण में कैंसर के रोगी पर करता है। जितने भी कैंसर संस्थान हैं, जैसे महावीर पटना में देख लो, महावीर कैंसर संस्थान है, यहाँ पे कैंसर का इलाज किया जाता है। दिल्ली में आपका एम्स हो गए, TMCH वगैरह हो गया, इसमें भी कैंसर का इलाज किया जाता है। तो जितने कैंसर से रिलेटेड आपका अगर रोग कहीं पे किसी का होता है तो उसको यूरेनियम ट्रीटमेंट के माध्यम से ही ठीक किया जाता है। बिना यूरेनियम ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। अब देखा जाए, अब कहा जाता भैया कि आपका ये मैडम क्यूरी जो है, कपल क्यूरी यानी हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट का निर्माण कैसे किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक लीड ब्लॉक लिया। लीड ब्लॉक में ऐसे ले लिए। लीड ब्लॉक के हमारे पास एक प्रकार के कहा जाता है कि एक ट्रांसलूसेंट या ओपाक्यूट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कहीं भी इसको रख दे अगर तो इससे पदार्थ ऊपर नहीं निकलेगा ना नीचे निकलेगा, समझ गए, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे पास एक ओपाक्यूट फॉर्म में होता है जिसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, सर ना, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी के फॉर्म में यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब यहाँ पे रखा तो इससे निकलने वाली जो किरण थी, न इधर जा रही थी न इधर जा रही थी, सभी किरण किधर की ओर जा रहे थे, इधर की ओर जा रहे थे। जब इधर किरण जा रही थी उस समय हमारा ये कपल क्यूरी को यानी हस्बैंड वाइफ क्यूरी को ऐसा फील हुआ कि भैया यहाँ से जो निकलने वाली किरण है ये किरण इधर की ओर मुड़ जा रही है, कुछ किरण हमारा इधर की ओर मुड़ जा रहा है और कुछ किरण है जो यहाँ पे आकर के स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में वापस आ जा रहा है। तब इसको लगा कि हो न हो कुछ किरण भी आगे की ओर बढ़ रही है, आगे निकल रही है। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि कुछ किरण इसी पाथ पे लौट जाती है, कुछ किरण डाइवर्ट हो जाती है, कुछ किरण आपका बाहर निकल जाता है। तो कहा कि हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में 3 प्रकार के किरण होते हैं। एक होता है अल्फा किरण, एक गामा किरण और एक आपका बीटा किरण। यानी अल्फा, बीटा और गामा किरण जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराया जाता है। अभी भैया फोटोग्राफिक प्लेट कहाँ होता है, तो देखो न्यूट्रॉन में बताए थे, प्रोटॉन में भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन में भी बताया कि जब फोटोकॉपी वाला दुकान में आप जाओगे तो एक ग्रीन कलर का रोलर चलता है ना, तो वो आपके पास एक्सरे के रूप में काम करता है, यानी कैथोड किरण के रूप में काम करते हैं। तो कैथोड किरण कहने का मतलब कि आपके पास अल्फा किरण के रूप में व्यवहार करता है। अब यही से न्यूट्रॉन प्राप्त होता है आपका। जब अल्फा कण को हम बेरिलियम के पत्थर पे टॉर्च मारे, मान लो कि यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल का टॉर्च, इससे हम कहा कि कैसे करके बारे, यहाँ पे बेरिलियम का पत्थर था, बेरिलियम का पत्थर एकदम पतला शीट था जिसको बोल सकते हैं पन्नी होता है, समझ, एकदम पतला पन्नी था, ऐसे टॉर्च मारे, मारने के बाद पता चल रहा है इससे जो निकलने वाली किरण है अल्फा किरण से यहाँ पर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल के रूप में जा रहा है, जिस न इधर मुड़ रहा है न इधर मुड़ रहा है, ये सीधा अपने आप में जा रहा है। इसका मतलब हुआ है कि भैया अगर पॉजिटिव हो, इधर पॉजिटिव रखे थे, इधर निगेटिव रखे थे, अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव वाला कण ऊपर की ओर आ जाता और अगर इधर पॉजिटिव रहता तो निगेटिव वाला कण इधर आ जाता। लेकिन यहाँ पे पता चला कि निकलने वाली जो किरण है एकदम साफा स्ट्रेट जा रही है। इससे पता चला कि इससे अल्फा कण से जो निकलने वाली किरण है
वो बेरिलियम के पत्थर पे जैसे ही जा रहा है तो वो किसी पाथ पे, जिस पाथ पे सोचे गया था उसी पाथ पे लौट करके चल आया। इसका मतलब न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसको हम कह सकते हैं कि इसको किसी भी तरीका से ना प्लस अपने तरफ मूव कर सकता है ना आपके पास माइनस मूव कर सकता है। समझ। अब कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आपके पास होते हैं उसमें एक कैथोड रे आता है। अब कैथोड रे के बाद यहाँ पे जैसा समझिए, टीवी और मोबाइल आपके घर में होगा तो देखते होंगे कि टीवी का पहले जो टीवी आता था बड़ा सा बॉक्स टाइप, तो उस टीवी के अंदर में एक पिक्चर ट्यूब लगा होता था। वो पिक्चर ट्यूब में बहुत सारे तार से और इस प्रकार से एक छोटा सा पीछे में होल रहता है, समझ गए। तो इस होल से क्या होता है कि ऐसे जब करंट जाता है तो उसमें कैथोड रे पास करते हैं। इसलिए कहा जाता था कि टीवी का जो पिक्चर होता है उस पिक्चर को हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। उसको क्या बोलते थे? कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर कहा जाता है कि टेलीविजन का जो स्क्रीन होता है वो क्या चीज का कोटिंग क्या रहता है। तो टेलीविजन का अब जो आ रहा है देख रहे होंगे कि आपके पास ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है, पहले व्हाइट और ब्लैक टाइप के आता था, समझ गए। तो पहले वाला में जो कोटिंग किया जाता था वो होता था आपके पास क्या चीज? फ्लोरोसिन का। फ्लोरोसिन का कोटिंग किया हुआ रहता था और फ्लोरोसिन से कोटिंग करके बनाया जाता था आपका क्या चीज? टीवी वगैरह। अभी भी देखिएगा घर में पुराना वाला टीवी होगा जाकर के तो ऐसा फील कीजिएगा कि जब सट के देखिएगा तो उसमें लाइनिंग बना होता है, टीवी लाइनिंग बना होता है ना, तो वो ही कोटिंग किया जाता है क्या चीज का? फ्लोरोसिन का। और उसके अंदर जब टीवी को खोलिए, खुला टीवी दुकान पे देखिएगा तो पीछे में एक इस प्रकार से गोल या तो ऐसे रहता है और उसके पीछे में ऐसे कुछ स्फेरिकल टाइप का निकलते रहता है। तो अब वो चीज जो लगा होता है वो कहा जाता है कि टेक्निकल से उसको सॉफ्ट कर दिया गया, मतलब कि एलईडी लाइट के रूप में एलईडी टीवी में डाल दिया गया और आपके पास जो पिक्चर ग्लास होते हैं उस ग्लास को बदल दिया गया क्या चीज? फ्लोरो स्क्रीन। समझ। ये था आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड। अब इसमें आता है क्वांटम नंबर जो कि बहुत मजेदार टॉपिक है, आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास। क्वांटम नंबर, इसमें कोई गर्लफ्रेंड के घर तक कैसे पहुंचा जाता है वो चीज पढ़ना है।